हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इस समय पटना पक्षी विहार पर और ये बिहार नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा लेकिन सबसे खूबसूरत पक्षी विहार है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप यहां पर पहुंच सकते हैं, साथ ही यहां पर घूमने में आपको कितना खर्चा आएगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए आप भी घूमिए मेरे साथ पटना पक्षी विहार। अगर आप अपना सफ़र नई दिल्ली से शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको पहुंचना होगा उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले में। पटना पक्षी विहार एटा ज़िले के जलेसर नामक कस्बे के निकट ही स्थित है। जलेसर पहुंचने के लिए आप चाहें तो नई दिल्ली से सीधी बस भी ले सकते हैं। यदि आप अपना सफ़र ट्रेन से करना चाहते हैं तो नई दिल्ली से कानपुर को जोड़ने वाली मुख्य रेलवे लाइन पर स्थित जलेसर रोड नामक स्टेशन के लिए बैठें। जलेसर रोड रेलवे स्टेशन से जलेसर कस्बे की दूरी मात्र 15 किलोमीटर की रह जाती है। और यदि आप उत्तर प्रदेश के ही निवासी हैं तो आप एटा से टूडला को जोड़ने वाली एक छोटी रेलवे लाइन जो कि जलेसर सिटी से होकर जाती है उसका उपयोग कर सकते हैं। जलेसर सिटी रेलवे स्टेशन जलेसर कस्बे पर ही स्थित है। जलेसर से पटना पक्षी विहार की दूरी मात्र 6 किलोमीटर की रह जाती है। तो चलिए आप भी देखिए मेरे साथ पटना पक्षी विहार के खूबसूरत नज़ारे। पटना पक्षी विहार पर पहुंचकर सबसे पहले वहां पर आपको देखने को मिलेगा एक बहुत ही सुंदर प्रवेश द्वार। और यहां से प्रवेश करते ही पटना पक्षी विहार की खूबसूरती आपको देखने को मिल जाती है। यह मार्ग दोनों ओर से बोगनविलिया नामक पौधों से सजा हुआ रहता है जिसके कि गुलाबी गुलाबी फूल मार्ग की सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं। यहाँ अंदर पहुंचकर आपको सबसे पहले प्रवेश के लिए एक पर्ची लेनी होती है जो कि मात्र 30 रुपये की होती है। साथ ही यदि आप अपना कोई वाहन जैसे कि बाइक या फिर कार लेकर आते हैं तो उसके लिए भी आपको पार्किंग शुल्क देना होता है जो कि 20 से 50 रुपये के लगभग होता है। यहाँ पर पार्किंग के लिए अच्छी खासी सुविधा रहती है। हालांकि सावन के समय में क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक भीड़ होती है उस कारण वाहनों को बाहर ही रोक दिया जाता है। यहाँ पक्षी विहार के बीचों बीच एक मंदिर भी है जिसमें कि भगवान महादेव की शिवलिंग स्थापित है। अक्सर यहाँ पर श्रद्धालु दूर दूर से भगवान महादेव के दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। यहाँ पर महादेव की जो शिवलिंग स्थापित है उसे श्री पूर्ण इक्षेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। क्योंकि मेरा यहाँ आना गर्मियों के समय में हुआ इसलिए यहाँ पर श्रद्धालु कम थे, अन्यथा अक्सर कर यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। और यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी सावन के सोमवारों में होती है क्योंकि कहा जाता है कि अगर सावन के सोमवार में यहाँ पर जो भी दर्शन प्राप्त करता है भगवान उसकी इच्छा पूरी करते हैं। यहाँ पर विराजमान शिवलिंग के लिए श्रद्धालुओं के मन में एक मान्यता भी है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने मन में ये इच्छा रखे कि मैं शिवलिंग को अपनी बाजुओं में ले लूँगा और लेता है तो वह शिवलिंग अपना आकार बढ़ा लेती है। और यदि वह शुद्ध मन से शिवलिंग को अपनी बाजुओं में लेता है तो वह भगवान महादेव की शिवलिंग उसके बाजुओं में आ जाती है। और मुझे अपने अनुभव से इस बात पर विश्वास भी है।
यहाँ महादेव के मंदिर से कुछ कदम की दूरी पर ही श्री राधा रानी व भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत ही सुंदर मंदिर भी है। श्री राधा कृष्ण के मंदिर से आगे भगवान श्री राम का और माँ सीता का भी एक मंदिर है। श्री सीताराम जी के मंदिर के आगे माँ शेरावाली का भी एक सुंदर मंदिर है, जिसमें कि शेरावाली माँ की एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति भी है। साथ ही मंदिर की दीवारों पर अन्य देवी देवताओं की सुंदर सुंदर पेंटिंग्स भी बनी हुई हैं। माँ के मंदिर से नीचे आते ही महादेव का एक और छोटा सा मंदिर है और इसी मंदिर से आपको पटना पक्षी विहार की सुंदर झील के नज़ारे भी देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ से कुछ दूरी पर शनिदेव महाराज का एक मंदिर भी है। यहाँ मंदिर प्रांगण में एक हवन कुंड भी है, जिसमें कि अक्सर श्रद्धालु हवन कराया करते हैं। लगभग सभी मंदिरों में दर्शन प्राप्त करने के बाद फिर मैं पटना पक्षी विहार के खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए आगे बढ़ा। पटना पक्षी विहार में यदि आप सिर्फ मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई शुल्क नहीं देना होता, लेकिन यदि आप अंदर वन में घूमना चाहते हैं तो उसके लिए टिकट लेनी होती है, जिसके लिए आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य है। यहाँ वन क्षेत्र में घूमने के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे रोड भी देखने को मिल जाएंगे, जिनसे कि पूरा वन क्षेत्र घूमा जा सकता है। साथ ही यहाँ पर आपको झूले भी देखने को मिल जाते हैं, जिनमें कि यदि आप फैमिली के साथ और बच्चों के साथ घूमने आते हैं तो आसानी से यहाँ पर काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कई तरह के पेड़ पौधे भी देखने को मिल जाते हैं, जिनमें कि सबसे ज़्यादा खजूर के पेड़ होते हैं। ऊंचे ऊंचे और सुंदर खजूर के पेड़ निश्चित ही आपके मन को आकर्षित करते हैं। पटना पक्षी विहार में जो सबसे ज़्यादा पक्षियों को आकर्षित करती है वह है यहाँ की झील। और इस झील में अक्सर वर्षा का पानी भरा रहता है और यदि किसी कारण से यह कम हो जाता है तो इसको ट्यूबवेल द्वारा भी भरा जाता है। अक्सर सर्द क्षेत्रों में ज़्यादा सर्दी बढ़ने के कारण वहाँ के पक्षी यहाँ पर सर्दियों के समय आते हैं। पटना पक्षी विहार में विभिन्न प्रकार के पक्षी विचरण करने के लिए प्रतिवर्ष यहाँ पर आते हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के पक्षी होते हैं। यहाँ पर आपको उन सभी प्रकार के पक्षियों की पेंटिंग्स भी देखने को मिल जाती हैं, जिनमें कि नाम के साथ उनके चित्र बने होते हैं। यहाँ पर आपको कई सारे ऐसे स्पॉट्स भी देखने को मिल जाएंगे, जिनमें कि आप फोटोग्राफी का आनंद ले सकते हैं।
और यही है वह सुंदर झील जिसमें कि सर्दियों के समय में आपको पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि इस समय गर्मी थी तो यहाँ पर पक्षियों का आना नहीं था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे मुझे विभिन्न प्रकार के पक्षियों की पेंटिंग्स दिखती जा रही थीं। इन पेंटिंग्स से आप विभिन्न प्रकार के पक्षियों की जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ आगे आने पर मुझे एक टावर देखने को मिला जिसको कि स्पून बिल टावर नाम दिया गया है। इसके ऊपर जाकर झील के नज़ारे देखने लायक होते हैं। टावर से उतरने के बाद आगे चलने पर मुझे एक सुंदर बगीचा भी देखने को मिला। साथ ही और आगे चलने पर मुझे पक्षी ज्ञान विज्ञान केंद्र भी देखने को मिला। यहाँ ज्ञान विज्ञान केंद्र की दीवारें भी पटना पक्षी विहार की खूबसूरती बयां कर रही थीं। साथ ही यहाँ पर एक और टावर भी देखने को मिला। यहाँ पर वन विभाग के कर्मचारियों का कार्यालय भी है। और फिर मुझे आगे चलकर एक ऐसा खजूर का पेड़ भी मिला जिससे कि पके पके खजूर नीचे गिरे हुए थे। उनमें से ही एक खजूर मैंने भी चखा, जिसका कि स्वाद वाकई में बहुत ही अच्छा था। और इस प्रकार मैंने पेड़ों की सुंदरता, पक्षियों की चहचहाहट और खजूर के स्वाद के साथ अपना वन का सफ़र पूरा किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर घूमने में कितना खर्चा आएगा। यदि आप अपना सफ़र दिल्ली से शुरू करते हैं तो ट्रांसपोर्ट का लगभग 200 से 300 रुपये, खाने का खर्चा 100 से 200 रुपये। यहाँ पर खाने की दुकानें तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप जलेसर पर खाना खा सकते हैं। साथ ही फीस का खर्चा 30 से 50 रुपये। इस प्रकार आप लगभग 350 से 550 में पटना पक्षी विहार को आसानी से घूम सकते हैं।